आप चाहते थे कि आप बात करें रकुल से? खाली रकुल से नहीं, बहुत लोगों से बात कर रहा था जैकी उस टाइम ओह। पे। हाँ हाँ, जब सिंगल होते हैं तो ये हमको जब मिलने आई तो अंग्रेजी में बात करने लगी। मैं ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था बिकॉज मैं छठवां फेल अंगूठे छाप आदमी हूँ। हमने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो उन्होंने बोला माध्यमिक। इसको कुछ नहीं आता है एजुकेशन में, माध्यमिक बोल रहा है। आपको खाना बनाने का शौक है? नहीं, ये बिल्कुल बहुत नहीं। अच्छा बनाती है। मैं हाँ। पकाती हूँ खा इसको। बहुत सारी, बताइए। इनसे तो ज्यादा ही सैंडविच मैंने तुमको बना के खिलाए थे, याद करो वो दिन। जैक्स, आपकी जो जर्नी है, इसको जब पढ़ा मैंने या सुनते भी आते थे, वो सचमुच अपने आप में एक बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा वो दिखती है। 13 साल की उम्र में रोड में साड़ी बेचने वाला 25 टका वाला अगर इधर तक पहुंचा तो वो अपने आप के लिए बहुत अच्छा है। आपका टेक क्या है इस पे, नेपोटिज्म की जब बात आती है? नेपोटिज्म, नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंगाबाद। और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बॉलीवुड का एक बेहद खास कपल। हमारे साथ मौजूद हैं रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी। रकुल, आपका स्वागत है। जैकी, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? तो पहला सवाल रकुल से ही किया जाए, लेडीज फर्स्ट। क्लीशे। रकुल, क्या कहना है आपका? अभी ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? अभी अभी आपकी एक फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जाहिर सी बात है एक फेज पूरा हुआ और फिर अगली प्लानिंग में आदमी अक्सर जुट जाता है। जी तो जी। लेकिन अभी जो फिल्म रिलीज हुई उसके बाद का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। दे दे प्यार दे 2 जो अभी रिलीज़ हुई, बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, बिकॉज़ जिस तरह का कैरेक्टर है, जिस तरह की कास्ट है और जिस तरह का प्यार ऑडियंसेस ने दिया फिल्म को, अभी तक लोग देखते हैं और मैसेजेस आते रहते हैं। एंड आई थिंक वो बोलते हैं ना कि एक एक्टर के लिए एक सेटिस्फैक्शन, ऑडियंस के प्यार से ज़्यादा बड़ी सेटिस्फैक्शन कुछ है नहीं। एंड आई थिंक मैं उस फेज़ से गुजर रही हूँ। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इधर से आया था, यू नो, ही इज़ माई बिगेस्ट चीयर लीडर और बिगेस्ट यू नो कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउ व्हाट शुड बी माई डिसीजन मेकिंग, किस तरह से आगे की स्क्रिप्ट सिलेक्शन होनी चाहिए। तो जैसा आपने कहा, आपने एकदम सही कहा, फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही हम अगला क्या में लग जाते हैं, और वो करना ही पड़ता है इस इंडस्ट्री में। तो अभी एज मच एज आई एम एन्जॉइंग द रिज़ल्ट, अगली फिल्मों पे भी काम चल रहा है। जैकी, आपको कैसी लगी इनकी अभी हालिया फिल्म जिसका जिक्र कर रहे हैं? अच्छी तो मुझे बोलना ही ऐसा पड़ेगा। लगता है नहीं, लेकिन बहुत सोचकर बहुत हाँ, इतना सोचा। पॉज लेकर इन्होंने कहा। मुझे ऐसा लगा जब मैंने फिल्म देखा दैट रकुल एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। बिकॉज हम 5 साल से एक साथ हैं, तो आई हैव सीन हर जर्नी एंड आई फील दैट जब आदमी ने बहुत ज़िंदगी जी ली होती है, राइट, वो आपको, और उससे एज का कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल हर एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉट एवर शी डिड, एंड आई सॉ हर बीइंग fearless in front of camera for the first time, and that was beautiful for me because I am her husband, right? But I could not see Rakul in that character. I could see Aisha in that character. That's what moved me कि यार ये तुम अगर मुझे फील करा दिया कि ये आयशा है और रकुल नहीं है, तो ऑडियंसेस को आई एम श्योर 100% अच्छा लगा होगा। तो जैकी कभी टिप्स भी देते हैं आपको कि नहीं ये थोड़ा बेहतर करना चाहिए था? 100%। आई थिंक ही इज़ माई बेस्ट। लाइक आई सेड कि ये जो फियरलेस वाला कॉम्प्लीमेंट था, ये मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। और कभी कभी मेरा बेस्ट क्रिटिक भी है जैकी। एंड आपको, एंड आई नो उस टाइम शायद मुझे कभी लगे कि नहीं यार, ये तो मैंने इसलिए ऐसा किया था, इसलिए ऐसा किया था, बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई एम लाइक नो, यू नो, आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। तो ही इज़ माई बेस्ट क्रिटिक एंड आई थिंक हम दोनों के लिए एक दूसरे को रियलिटी और करेक्ट फीडबैक देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसकी डिसीजन मेकिंग या मेरी डिसीजन मेकिंग हमको एक दूसरे से यू नो डिस्कस करनी है, बट हम राइट फीडबैक देते हैं ताकि हम राइट डिसीजंस ले सकें, यू नो, ताकि हम उस फीडबैक से ग्रो कर सकें और उसको अच्छे से समझ सकें। सो आई थिंक ही इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक इन राइट दैट सेंस। डिसीजन, यानी सही वक्त पर सही फैसला।
जैकी भाई ये बताइए कि आपने सही वक्त पर सही फैसला कब लिया था? पहली बार शादी के टाइम पहली बार रकुल को कब देखा आपने, ये बताइए जरा। देखा रकुल तो को- पार्टी पे था। रकुल को तो मैंने पहले तो साउथ की फिल्मों में देखा, तुमने कौन सी देखी थी? मैंने वो गानों वानों में देखा था। अच्छा। तब तक आप नहीं जानते थे रकुल नहीं। को? नहीं, मतलब बिकॉज यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो आपको पता है ये रकुलप्रीत सिंह एक एक्टर है, एंड आई एम श्योर शी मस्ट बी नोइंग अबाउट I माय know. एग्जिस्टेंस, राइट? जी। एक ही बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मुझे जैकी की वारदात हुई थी कि जब ये दे दे प्यार दे 1 की शूटिंग कर रही थी, राइट? हाँ, और लंदन में शूटिंग हो रही थी, शी सॉ मी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, एंड बिकॉज ठंडी थी, मैं ट्रेंच कोट पहन के शेड्स वेड्स पहन के चल रहा था। अब मेरी वॉक अगर थोड़ी रॉयल है तो मैं उसमें क्या करूं? इसको लगा ये बहुत घमंडी आदमी है, मैंने कुछ बोला नहीं। ऐसे मैंने कुछ पासिंग में जा रहा था। पासिंग में वो पहली पहले देख के बोला ये घमंडी है, मैं बोला अरे मतलब आई डिडंट नो हिम, तो मेरा मेरा क्या जो हेयर फेस एंड बहुत मेकअप, सीरियस है, सो इफ आई डोंट स्माइल आई कम अक्रॉस वेरी सीरियस। सो मेरी जो टीम थी आसपास बोला अरे वो देखो जैकी बगनानी जा रहा है, तो मैंने देखा एंड यू नो ये ऊपर देख के चल रहा है ऐसे, तो आई सेड कितना स्नूटी तरीके से क्यों चल रहा है, एंड आई डिडंट नो हिम पर्सनली। अरे गाना वाना लगा के मस्त ऊपर अब लाना। आई डिडंट नो ना कि अंदर एयरफोन्स है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग ऑफ यू नो कि आपने, कई बार होता है ना हम किसी को जानते नहीं है बट एक ओपिनियन ऐसे आपके दिमाग में आ जाता है, तो इट वाज लाइक दैट, इट्स नॉट दैट आई हैड अ वेरी सॉलिड ओपिनियन अबाउट हिम, ऐसे पासिंग कमेंट मैंने मार दिया था। बट ही सॉ मच लेटर, आई थिंक 2019 के आसपास ही सॉ मी एट अ पार्टी फर्स्ट टाइम। मतलब वो फॉर्मली पहली इंटरेक्शन आपकी? इंटरेक्शन भी नहीं हुई थी, फर्स्ट कभी देखा। interaction was very interesting is that she came to meet me in office for the first time For bell bottom. for Bell Bottom, ओके। you know, and unfortunately that we had already casted by then. ऐसा ये बोलता है। सच है ये? नहीं नहीं, डेड कास्ट, जी। डेड ऑलरेडी कास्ट। मरना है क्या मेरे को? बट आई एम सेइंग दैट तो बेल बॉटम के लिए जब मैं मिला तो वहाँ काम की बात तो हुई, बट यू नो हेल्थ, फिटनेस, योगा, वर्कआउट्स, वो सारी बातें भी हो गई, एंड वी रियलाइज दैट यार हम यू नो देयर आर लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड्स विद ईच अदर, और फिर हम टच में रहे एज यू नो acquaintances is what you want to call it. Once in 2-3 months, hello, hi, ऐसा, अच्छा, what's happening? Let me know if you have anything. फिर ये कभी बोलता था, अच्छा, let me know if you who are you doing yoga with, who are you doing meditation with. वो बस सिर्फ बात करने के लिए, उसके बाद इसने कभी मेडिटेशन लाइफ में नहीं की, सारी चीजें। तो सिर्फ मतलब आप चाहते थे कि आप बात करें रकुल से? सच बता दीजिए। खाली अब तो रकुल से सच नहीं, बता बहुत दीजिए। लोगों से बात कर रहा था जाकी उस टाइम ओह। पे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे जब सिंगल होते हैं तो नहीं, सच क्या, आप बताइए। नहीं अभी क्या है, देखो जो वाइफ बोलती है उसको झूठा तो नहीं ठहरा सकते ना। हाँ। या सो कोविड का लॉकडाउन हुआ, मेरा भाई मेरे साथ लॉकडाउन था, उसका बर्थडे था। ओके। अब 1 महीना हो गया है और वो फर्स्ट दो महीने बहुत सिवियर वाले थे। पहले महीने में तो आप गाड़ी भी बाहर नहीं निकाल सकते थे। जी। तो उसका बर्थडे था और उसने बोला यार मुझे अल्कोहल चाहिए। अब घर पे हमने सिर्फ राशन भरा हुआ था, अल्कोहल थी नहीं, आई डोंट ड्रिंक। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मुझे लगा कि इसको तो पक्का पता होगा कि कोई वेंडर है, कोई घर पे डिलीवर कर जाए। सो उसने बोला यार मेरा एक फ्रेंड है, वो भी ड्रिंक नहीं करता, उसके घर पे पक्का होगी। सो ही कनेक्टेड मी टू जैकी। Oh, तो great. मैंने बोला कि यार जैकी को तो मैं जानती हूँ प्रोफेशनल स्पेस में, आई कांट कॉल हिम एंड आस्क फॉर अल्कोहल। कितना अजीब लगेगा ना, मतलब मैं उसको फिल्मों के लिए मिली हूँ कि भाई आई लाइक टू वर्क विद यू, आई कांट, सर यही ऑप्शन है। सो देन माई ब्रदर सेड नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो आई सेड ओके फाइन, आई कॉल जैकी और हम फिर पीपी किट्स पहन के, सैनिटाइज़र लेके उसके घर के गेट के बाहर मिले थे। इसी घर के गेट के बाहर बॉटल सैनिटाइज की, हाथ सैनिटाइज किया, हेलो हाय ऐसे, एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स। क्योंकि 15-20 दिन बाद उसको फिर एक बॉटल चाहिए थी। तो फिर आई कॉल जैकी और मैं घर से खाना लेके आई कि कितना ख़राब लगेगा। सो माई कुक मेड सम नाइस फूड एंड ही वॉज लिविंग अलोन इस बिल्डिंग में। Okay. तो खाना वाना देके कि यू नो ये लो बिरयानी ये वो सब, फिर बॉटल लेके गए एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। वाह, यानी ये तो लॉकडाउन में पनपी हुई लव स्टोरी है। पूरी 2020। तो फिर उसके बाद बातचीत होती रही? उसके बाद बातचीत होती रही। मैं 2020 और 2023 के बीच में मैक्सिमम टाइम लंदन में था जी। बिकॉज हमारी सारी फिल्मों की शूटिंग वहीं होती थी। बट हुआ क्या 2020 में नवंबर में दिवाली
का समय था और मैं रात को लंदन के लिए निकल रहा था, सुबह 3-4 बजे जो फ्लाइट होती है. सो आई टोल्ड हर दिवाली है, व्हाई डोंट वी हैव डिनर टुगेदर. सो दैट वाज आवर फर्स्ट डेट यू कैन कॉल. ओके. Our first date, and I was very I wasn't sure कि मैं हैदराबाद में थी, तो मुझे लगा अब मैं डेट के लिए बॉम्बे आऊँ कितना अजीब लगेगा ना. तो बट देन आई केम बिकॉज आई थॉट ठीक है यार, अगले दिन तो जाना ही है, व्हाई नॉट नाउ. एंड इट वॉज सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, यू वोंट बिलीव. जब होता है ना कि आप बस मिले हो और फिर आपने 5-6 घंटे बातें की हैं about similar beliefs, about passion for fitness like he said पहले, and लोगों को लगेगा कि ऐसा क्या है passion for fitness, but जब दो लोग मिलते हैं और बात करते हैं और आप realize करते हो कि हम तो एकदम सेम है, ये तो मेल और फीमेल वर्जन है, so then you just instantly connect as friends, you know. and अरे तुमको भी वही आइसक्रीम पसंद है, मुझे भी वही आइसक्रीम, तुमको भी वही सैलड, मुझे भी वही सैलड, तुम्हारा भी फेवरेट रेस्टोरेंट. सो इट वाज सो अनकैनी कि हम दोनों एकदम सिमिलर लोग, ओवर ऑब्सेस्ड. एंड आई यूज टू थिंक मैं अकेली साइको हूँ जो ओवर ऑब्सेस्ड है फिटनेस से. एंड आई मेट हिम एंड आई वाज लाइक वाओ, बिकॉज माई फ्रेंड्स यूज टू ऑलवेज जोक कि तुझे कौन मिलेगा, यू नो, यू रिजेक्ट पीपल इफ दे आर नॉट ईटिंग हेल्दी. एंड टडैंग, एंटर्स जैकी. तो जब ये हैदराबाद से मुंबई आई उस डेट के लिए, तो तब तक आप पूरी तरह समझ गए थे कि मैनू इश्क तेरा ले डूबा? नहीं 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 नो, नहीं. इट वॉज अ फर्स्ट. वो तो क्या है, उस टाइम पे तो डेट लगा नहीं ना, वो तो अभी रेट्रोस्पेक्टिवली मैं बता रहा हूँ कि वो हमारा पहला डेट था, क्योंकि वो पहला मीटिंग थी हमारी और गेट टुगेदर था, वेयर शी एंड मी सैट एंड स्पोक कि व्हाट डू आई लाइक, इनको क्या पसंद है, हमारी फैमिली वैल्यूज़ क्या है, मैरिज को लेके लाइफ में मेरा क्या प्लान है, खाने पीने को लेके क्या प्लान है, मेरे एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इनके एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या मतलब है. द कॉन्वर्सेशन जस्ट फ्लू, लाइक वैसा फ्लो हुआ. ऐसा नहीं था कि हमने डिसाइड किया था हम ये बात करेंगे, बट द जिस्ट ऑफ इट वाज कि जब आफ्टर हैंगिंग आउट दैट नाइट हमको लगा कि यार, यू नो, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि दोनों लोगों की एथिकल वैल्यूज सेम हो. यू नो, जिस तरह से my in-laws are there, you know, now my in-laws, his parents, the family system, you know, keeping everyone together, same मेरे घर में है, my parents. तो जो family values हैं, आप उस पे connect हो गए, आप अपने lifestyle पे connect हो गए. एंड बहुत ही प्यारी बात जैकी ने, और एक्चुअली तुमने की थी, मैंने की थी, हम दोनों ने ही की थी, आई थिंक दोनों का ही बिलीव था कि प्यारी तो मैंने बहुत सारी बातें करी हैं. नहीं, that one baby, that I am happy, you are happier. वो साथ में ही थी. वो बेसिकली क्या था, दैट यू नो, आजकल हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं नाखुश हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमसे शादी करके मेरा सबसे, ये जो झगड़ों में भी लोग बोल देते हैं गुस्से में. एग्जैक्टली. आई टोल्ड हर एंड शी टोल्ड मी वन थिंग कि यार देखो, हम कोई 20-21 साल के तो नहीं हैं, राइट. वी हैव सीन इनफ अप्स एंड डाउन्स. इंडिविजुअली आई एम अ हैप्पी पर्सन, राइट. I am not looking for anyone to fill that void, because if I'm a depressed person ना, no matter whoever मेरे life में आएगा, मैं depressed ही रहूँगा. Exactly. And individually आप एक happy person हैं और साथ में we are happier. He is not filling a void in my life. I am not filling a void. ऐसा नहीं हो सकता कि अरे यार तुम मुझे छुट्टी पे नहीं लेके गए तो मैं नाखुश हूँ, मैं खुद चले जाऊँगी. I think there are much more important things in life to talk about. और वी हैव नोटिस कि बहुत लोग ना बहुत ही शैलो फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लड़ाइयाँ रिलेशनशिप में उस पर ऑपरेट करते हैं कि अरे यार मैंने तुमको फ़ोन किया पर तुमने कहा 5 मिनट में करोगे, बट तुमने 2 घंटे लगा दिए. नाउ समबडी कैन बी बिजी, राइट. सो टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम दोनों एक तरीके से जीते आए हैं अभी तक, एंड वी नीड टू अडेप्ट एंड रिस्पेक्ट वन अनदर इन दैट स्पेस, एंड टुगेदर वी आर जस्ट हैप्पियर. यू नो, ये नहीं कि तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, गलत एक्सपेक्टेशंस. या और इस जनरेशन में तो स्थिति ये है रिलेशनशिप्स को लेकर, अभी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि खास तौर पे जो जेन ज़ी है वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत संशय में रहता है. यू नो, उनको लगता है कि सिचुएशनशिप ये ज़्यादा बेटर है किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले. शादियों से लोग कतरा रहे हैं, ये स्थिति है. और उस दौर में इस तरह की मोहब्बत नहीं, क्योंकि क्या है देखो, सिचुएशनशिप
क्यों आजकल की जेंजी चाहती है, क्योंकि उनका ये है कि यार हम पे ना वो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस और ये बंदिशें हमको नहीं चाहिए, राइट? रकुल और मेरी शादी हो गई है, बट वी आर इन लाइक इन अ सिचुएशनशिप विच इज वी आर ऑफ कोर्स exclusive to each other because that's why we are married. Of course. But सबसे important चीज़ क्या है, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ इसके सामने, शायद इससे या मुझे अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया और ये बगल में बैठी है, मैं स्पीकर पे बात करता हूँ, ऐसा होता है वैसे? स्पीकर पे बात करता हूँ, वो ऑकवर्ड हो जाती है बिकॉज शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी. So if she knows everything about me, मेरे को कोई छुपाने की जरूरत ही नहीं है. I think we're best friends. तो अगर छुपा नहीं रहा हूँ मैं, तो मुझे वो घुटन नहीं फील हो रही. जैसे होता है ना, ये मीम्स चलते हैं शादी के बाद, ये वो if today I tell her I want to go chill with my boys, she'll like yeah go. Yeah, if he tells me I want to go on a boys trip, I'll say please go because I think it is important. I think it's very important. देखिए लोग शादी को, and I've seen that around, you've grown up seeing certain बहुत बोझा डाल देते of expectations. lopsided होता है, generally what the men want is what is happening, right? And the women have surrendered. Exactly. वो सालों से चलता आ रहा है कि हस्बैंड से पूछ के अपने दोस्तों से भी मिलने जाएंगे, हस्बैंड से पूछ के हस्बैंड के स्केड्यूल के हिसाब से. आई थिंक वी are at least we strive to be or we are rather I think equals in every sense. Equal कहाँ है, तुम ज़्यादा हो? नहीं, in the sense that we don't have to I'm just trying to be funny. अच्छा, तो ऐसी अब आपका तो रिलेशनशिप में सुन रहा हूँ तो मतलब इतना कंपैटिबिलिटी, इतना बैलेंस. So I feel it's very important to be best friends. जो लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है, वो तब बदलती है जब आपको एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करना क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है. वी लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद वन अनदर. टच वुड थू. वी रियली लुक फॉरवर्ड टू कि अरे आज संडे है, आज दोनों काम नहीं करे, आज ना सिर्फ चिल करेंगे, या इवनिंग्स इज अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर अस. बिकॉज क्या हमारे खाने पीने का स्टाइल सेम है, हमको अगर कुछ खाना भी है तो हम हेल्दी ग्लूटेन फ्री पिज्ज़ा ढूंढेंगे अगर चीट डे भी है. पहली बात तो ना मुझे ऐसा लगता है, ये जो हमने फिल्मों में देखा है, आई शुड नॉट बी सेइंग अबाउट फिल्म्स, बट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये कॉन्सेप्ट है फेल है. ऑपोजिट्स according to me can attract in the beginning but eventually will separate, because अगर आपकी और मेरी thought process, likings, ethical value सेम ही नहीं है, तो वहीं तो differences होते हैं. फिर क्या होता है, I start keeping information from you as a partner, you start keeping information from me as a partner, because मुझे डर लगता है ये मुझे जज करेगी, मैं ये नहीं बताऊंगा. उसको ये है कि यार तुमने मेरे से ये बात, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन, तुमने फ़ोन क्यों नहीं मेरे को बताया. बट आपने मुझे कंफर्ट ही नहीं दिया कि मैं आपके सामने बात, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है. So we did our bachelors together. हाँ. अभी लोगों ने बोला कौन बैचलर साथ में करता है, ऐसे मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है जो मैं इसके साथ नहीं कर सकती, और वाइस वर्सा. So we were 25 people, his friends, my friends, for 10 days and we had fun. अच्छा, वैसे ये तो बता दीजिए प्रपोज किसने पहले किया था, आपने या आपने? नहीं, वो तो मैंने, ऑफ कोर्स. नहीं, वो पहले नहीं, मतलब शादी की डेट फिक्स हो गई थी, सब हो गया था, हम बैचलर्स पे थे जब सर ने प्रपोज किया था. अच्छा, उससे पहले प्रपोज नहीं किया? क्योंकि इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक. क्या सच में ऐसा ही है? क्या? नहीं. मैंने इसको गोवा में एक इनडायरेक्ट प्रपोज. हाउ इज दैट नॉट अ प्रपोजल? No, that's a proposal because that's just like saying okay, I love you. अरे no, it's not love you. I am ready to see your list. Is the context of that is marriage. Okay, you'll have to explain to him. हाँ, थोड़ा बताइए जरा हम लोगों को भी. तो my brother-in-law and my sister when they were dating, और उनकी शादी हो गई और सब हो गया, तो हमारी मासीज, काकीज, चाचीज, बहुत सारे बहुत कजिन्स हैं ज़्यादा, मॉम साइड से, डैड साइड से. तो क्या होता है, हर कजिन के शादी में या किसी के शादी में जाते हो ना, तो कोई ना कोई रूठ जाता है, राइट? और जनरली जो दामाद होता है उसको पैम्पर किया जाता है, राइट? मैं देखता था, ही यूज्ड टू कम एंड सिट क्वाइटली. आई एम अ वेरी पेशेंट गाय. एक दो बार मैं भी इरिटेट हो गया था किसी कजन से, ये क्या तरीका है, तू लड़की वालों के साइड ही बैठा हुआ है, हमारे साइड नहीं आ रहा है, ऑल ऑफ दैट जो होता है फिल्म शादियों में. हाँ, पूरे देश भर में यही पूरे देश में होता है.
मैंने एक दिन उनसे पूछा, यार मैं देख रहा हूँ लास्ट 5 साल से आप ये शादी, बर्थडे, ये जो भी कजिन, ये मतलब जब आते हो आप चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो कि मुझे ये अच्छा लगा या नहीं लगा यार। मैं तो उन्होंने एक लाइन मारी मुझे, उन्होंने बोला मैं इनके लिए थोड़ा ना आ रहा हूँ, मैं तो अपनी बीवी के लिए आ रहा हूँ। मेरी बीवी ने मुझे एक लिस्ट दिया था और मैंने अपने बीवी को ये लिस्ट दिया था कि ये मेरा लिस्ट है, राइट, और दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल लिस्ट ऑफ माइंड। क्योंकि आप मेरे लाइफ में अभी आए हो, मेरे लाइफ में 20-30 साल से इतने सारे लोग हैं, यू नो, जनरली वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि यू नो आई डोंट वांट टू टॉक टू योर मदर, आई डोंट वांट टू टॉक टू योर ब्रदर, आई डोंट वांट टू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। तो ये मेरे लिस्ट हैं, आप भी मुझे अपने लिस्ट दे दो जो नॉन नेगोशिएबल है। तो बोला वो लिस्ट का हिस्सा है, तो मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। 365 डेज में से क्या होगा, 10 दिन 12 दिन लाइफ के। एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको सब लोग पसंद आए, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सो यू इग्नोर अ फ्यू यानी थिंग्स। ऐसी लिस्ट आपने भी शेयर की इनको? तो वही ये स्टोरी है। तो वही स्टोरी है। गोवा में व्हेन वी वेंट टुगेदर, तो ये बोलती है प्रपोज नहीं किया। एक दिन शाम को वी वर हैविंग डिनर एंड आई सेड दैट आई थिंक आई एम रेडी टू नो योर लिस्ट। ओके, बिकॉज शी नोज, इनको कॉन्टेक्स्ट पता था इस स्टोरी का। तो ये प्रपोजल ही तो है। नहीं, सीधा बोलना होता है ना। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊँ, उसके बाद भी मुझे लगा कि अभी मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं है, क्या है। ये सारे व्यूअर्स को देखना चाहिए कि लड़कियां ऐसी होती हैं, आप कुछ भी कर लो ना, उनको लगता है नहीं ये नहीं था, ये सही था, इसे ऐसे क्यों नहीं किया आपने। देखो सब लड़के हंस रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आपने बात जी, तो आई थिंक बोथ ऑफ अस हैव हैड दैट, वी हैव गिवन दैट लिस्ट। ओके, रकुल, आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, आपके बड़े सारे इंटरव्यूज भी हुए या कहीं पढ़ा भी, तो ये बताइए कि आपने दिल्ली में का एक बड़ा कॉलेज जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको भी जैके भाई पता होगा लोग तरसते हैं, JMC, तो एक कॉलेज को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया, उस कॉलेज की बिल्डिंग इन्हें पसंद नहीं आई। नहीं, वो LSR था। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था बिकॉज लेकिन ठीक है आपने बताया। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, मुझे वो मैंने रीजन पेरेंट्स को दिया था। तो नहीं, मेरा सवाल जैकी भाई से ये था कि ये बिल्डिंग आपने दिखा दी थी पहले इनको? अरे ऐसा नहीं था, अभी आई गिव यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट। LSR में भी एडमिशन हो गया था और JMC में भी एडमिशन हो गया था, क्वाइट। ओके, सो LSR घर से 5-10 मिनट था। आया उठ पहाड़ के नीचे। हाँ, LSR घर से 5-10 मिनट दूर था, JMC आधा पौना घंटा दूर था। ओ, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा साउथ कैंपस की अगर फीलिंग लेनी है तो वेंकी, JMC, बिकॉज मैं नॉर्थ कैंपस में तो थी नहीं, तो थोड़ा वो सत्य निकेतन वाला एरिया एक आपको साउथ कैंपस की फीलिंग देता है। LSR स्टैंड अलोन कॉलेज है, तो मैंने बोल दिया कि मुझे बिल्डिंग का कलर पसंद नहीं आया। ओके, मुझे बिकॉज आई वांटेड टू ये असली कहानी है। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस साउथ कैंपस। अब आप नए स्कूल से निकलते हो, आप पेरेंट्स को बोलो मुझे साउथ कैंपस एक्सपीरियंस करना, उन्हें पढ़ाई करने जा रहे हो, कैंपस एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। माय पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट। तो दिल्ली में कहाँ घूमते थे? बंक करते थे कॉलेज में आप? जी। तो कहाँ बंक करके कहाँ घूमने जाते थे? थोड़ा बहुत बंक करते थे। हम लोग नारायणा जाते थे। हाँ। PVR नारायणा होता हाँ, था। PVR जी। उसमें फ्रंट रो 50 रुपीज़ का होता था वाह। टिकट के लिए। तो हर फ्राइडे हम लोग, फ्राइडे या सैटरडे हाफ डे होता था कॉलेज का, फ्रंट रो में फिल्म देखने जाते थे, क्योंकि 50 रुपीज़ हम अफोर्ड कर सकते थे कॉलेज की उसमें पॉकेट मनी में। फिर सत्य निकेतन आपका जो मेन वेंकी के सामने, उधर तो रोज़ ही जाते थे हम लोग। लंच डिसाइड करते थे कि आज किधर लंच करने जाएंगे, बिकॉज आपकी लंच ब्रेक 1 आवर की होती है। साकेत जाते थे, PVR साकेत। एम्बियंस मॉल भी कभी कभी चले जाते थे अगर लंबा बंक मारा है, बट मोर और लेस यही, बिकॉज हम लोग ज्यादा बंक नहीं। सरोजनी भी जाते थे। ऑफ कोर्स सरोजनी जाते थे। और सरोजनी की ये स्टोरी है, देख रहे हैं कि भाई सरोजनी का नाम सुनते ही हर दिल्ली। मैं देख रहा हूँ जो दिल्ली वाला हो रहा है इधर। तो बेबी आई विल टेल यू अबाउट सरोजनी नगर। सी, बिकॉज माय पॉकेट मनी वाज 2000 रुपीज इन कॉलेज। अब 2000 रुपये में आपको फैशन भी करना है, सब कुछ करना है। तो सरोजनी नगर में मंडे चीपेस्ट होता था, आई रिमेम्बर। तो मंडे ना वैसे ढेर लगते थे कपड़ों के। तो वट एवर इज फॉर लाइक 200 यूज्ड टू गेट फॉर 50 रुपीज, 60 रुपीज। इनको नहीं समझ आएगा, ये तो मतलब सिंगापुर US घूमने वालों में से थे। बट हम लोग क्या करते थे, फैशन वाली चीज़ें उठा के उसमें से ऑल फ्रेंड्स ऑल गर्ल्स यूज्ड टू गो एंड पिकअप, क्योंकि हमको कपड़े रिपीट नहीं करने थे कॉलेज में। तो फिर हम सरोजनी से वो शॉपिंग करते थे।
ताकि हम लोग थोड़ा फैशन मेंटेन करें. दिस वाज ओनली द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, देन आई स्टार्टेड वर्किंग. फिर जैकी भाई आप ये बताइए कि जब रकुल जब सरोजनी नगर में शॉपिंग करती थी, कॉलेज से बंक मारती थी, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप भी कॉलेज में ही थे उस वक्त यहाँ पे? नहीं, आप नहीं, क्या मैं करते तो ये ऑफ मुझसे कोर्स थोड़ा बड़ा है यार, ऐसे नहीं है. थे? नहीं, थोड़े से बड़े हैं. थोड़े से. ऑफ कोर्स आई एम सीनियर टू हर. हाँ, लेकिन आप अपनी कॉलेज लाइफ, आप भी बंक करते थे. किस तरह के स्टूडेंट आप थे? जब ये कॉलेज में थी. मैं उस टाइम पे अपनी फर्स्ट फिल्म की तैयारी कर रहा था. ओह वाओ. इफ आई हैव टू मैच द टाइमलाइन. और आप भी बंक करते थे कॉलेज में. किस तरह के स्टूडेंट आप थे? मैं ना 150 किलो का था, तो मैं बंक करता था एक ही रीजन के लिए, खाना खाने के लिए. खाना खाने के लिए bunk करते आई यूज्ड टू बी 150 kg, क्योंकि कोई लड़की तो बात करती नहीं थी. 150 किलो की लड़की से कौन बात करेगा? तो मेरे तो गर्लफ्रेंड सिर्फ खाना था. तो क्या है, हमारे कॉलेज के बाहर एक चाइनीज़ वाला था, ठेले वाला. उसका ना शंघाई चिकन था 35 रुपीज़ का. मैं डेली खाता था, डेली विद नूडल्स. बिल्कुल. इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि आपने तो बड़े कम उम्र में आपने मॉडलिंग आपने शुरू कर दी थी. 18 की थी मैं. तो वो शौक था, जुनून था, या बाई चांस क्या था? नहीं, शौक था. मुझे शौक था. मैं मिस इंडिया देखती थी बहुत पैशन से, बचपन से. ऐश्वर्या 94 से लेके आई थिंक हर साल कौन बन रहा है, कौन मिस वर्ल्ड में जा रहा है, कौन मिस यूनिवर्स में जा रहा है. तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि यार मॉडलिंग तो एक बार मैं ट्राई करूँगी. और मेरे डैड ने बोला कि तुम 18 के हो जाओ, एडल्ट बन जाओ, देन यू कैन डू इट. तो कॉलेज में आते ही जैसे मैं 18 ईयर्स की हुई, आई गॉट माई पिक्चर्स डन. एंड मॉडलिंग दिल्ली से शुरू करी थी वाइल आई वॉज डूइंग माई कॉलेज. एंड लकीली आई स्टार्टेड डूइंग वेल उसमें. और फिर फिल्में यू नो आने लग गई वाइल आई वॉज इन कॉलेज. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइनल ईयर में मिस इंडिया करके फिर मुंबई शिफ्ट होंगी और फिर प्रॉपरली फिल्म. मैं पढ़ रहा था कि आपने अपनी पहली फिल्म इसलिए की ताकि Pocket money. आप पॉकेट मनी या आप एक कार खरीद सकें. कैसा है? करेक्ट. वो पहली फिल्म जो थी वो मॉडलिंग, वो बहुत फ़नी स्टोरी है. मैंने अक्टूबर 2009 हाँ में अपनी पिक्चर्स कराई. 2 महीने बाद मुझे एक कॉल आती है कनाडा फिल्म से कि यू नो हम आपको कास्ट करना चाहते हैं. तो मुझे नहीं मालूम था कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, बिकॉज दिल्ली आर्मी आपको रीजनल फिल्म्स का इतना, और बच्चे हो आप ऑलमोस्ट यू नो, तो आपको रीजनल फिल्म्स का नॉलेज नहीं होता है. सो आई टोल्ड देम आई एम नॉट गोइंग टू वर्क इन साउथ फिल्म्स, आई एम गोइंग टू वर्क इन हिंदी फिल्म्स. एज इफ यू नो मेरा कोई गॉडफादर बैठा है हिंदी फिल्म में, ऐसे कॉन्फिडेंस से. सो दे कॉल्ड माई फादर एंड दे सेड वी सॉ हर डेट ऑफ बर्थ, शी इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्टार वन डे. आप ये मानते हैं निमरल जी? और आई डोंट नो, बट आपको अगर कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि फिल्म में आ जाइए, हमने आपका डेट ऑफ बर्थ देखा है और आप एक दिन स्टार बनेंगी, एंड आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपको अभी तक मालूम नहीं है कि आप एक्टिंग करोगे कि नहीं, राइट? सो आई वॉज लाइक ओके, बात करते हैं इन लोगों से. एंड देन उन्होंने वो फिल्म भेजी जो तेलुगु फिल्म का रीमेक था कन्नड़ा में. एंड देन आई सर ओके वाओ, आई एम गोइंग टू मेक मनी इन लैक्स. और मैं अपनी गाड़ी खरीद लूँगी. नाउ लैक्स इज़ अ बिग नंबर फॉर समबडी हु कम्स फ्रॉम अ सैलरीड गवर्नमेंट थिंग. सो मैंने बोला यार वाह, मैं तो रिट्स गाड़ी खरीदूँगी, मैं फर्स्ट होंगी अपनी फ्रेंड्स में गाड़ी लेने के लिए. एंड दैट्स व्हाई आई डिड दैट फर्स्ट फिल्म. अब मैं क्योंकि JMC में थी और मैंने 50-60 दिन शूटिंग में दिए, तो मेरी अटेंडेंस नीचे हो गई. अटेंडेंस कम हो गई तो मुझे इशू हो गया JMC में. देन आई डिसाइडेड कि नहीं, फिल्में मैं बाद में करूँगी, अभी मैं मॉडलिंग करूँगी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी. आई वॉज स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. सो आई वॉन्टेड कि मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अनसर्टेनिटी ऑफ मैं एक्टर बनी तो नहीं बनी तो. सो आई वॉन्टेड टू बी यू नो फिनिश माई ग्रेजुएशन. बट ये इस तरह फिर. और आप गोल्फ खेलती थी बहुत अच्छा जी. और आपको फुटबॉल पसंद है? मुझे गोल्फ बहुत पसंद है. Yeah. यू लाइक्ड फुटबॉल, क्रिकेट? I loved watching football. Okay. I was too overweight to play football, so I was a professional on PS2. मतलब मैं लोगों को 2-0 3-0 लीड देता था कि मैं ऐसा था तुम मार लो पहले 3 गोल. मैं डिफेंड नहीं करता था. And then I used to beat them. Oh, great. I used to play 4-2, 1-2, 1.
That was my formation. I was never into online gaming. I was always outdoorsy. तो आपका गोल्फ आपका पसंदीदा खेल? गोल्फ में 10 साल की थी जब मैंने शुरू की थी खेलना। फिर हाई स्कूल तक मैं नेशनल्स खेल रही थी, जूनियर्स, IGOLS, और फिर बिकॉज मुझे प्रोफेशनल गोल्फर नहीं बनना था और मैं बहुत टैन हो गई थी और मुझे एक्टिंग करनी थी या मॉडलिंग करनी थी, तो मैंने फिर प्रोफेशनल गोल्फ नहीं आगे खेला, बट आई प्ले सोशल गोल्फिंग। ओके, एक और चीज, आपका टेक क्या है इस पे? नेपोटिज्म की जब बात आती है फिल्मों में, पॉलिटिक्स में भी बात मेरा आती है। इनका फिर मैं आपसे सवाल पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा, फिर आपके पास जरूर आऊंगा। यार, आई डोंट थिंक टू मच अबाउट नेपोटिज्म। आई विल टेल यू व्हाई। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पर जेनरेशनल बिजनेसेस पास ऑन किए जाते हैं, राइट? अब बिजनेसमैन ने अगर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है तो बेटा ही संभालता है ना वो जनरली एम्पायर। इफ आई हैव वर्कड हार्ड, एवरीबडी इज एट सम पॉइंट फर्स्ट जनरेशन कुछ भी काम करने में, राइट? जब शाहरुख सर आए, शाहरुख सर ने बहुत मेहनत की शाहरुख खान बनने के लिए, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली अगर वो अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं, इट्स फेयर। टुमारो इफ वी वांट टू डू व्हाटएवर बेस्ट इन आवर कैपेसिटी फॉर आवर किड्स, इट्स फेयर। सो आई रियली डोंट थिंक, बिकॉज इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है ना कि आप कितने भी कनेक्ट से आ जाइए, आप किसी के भी बच्चे क्यों ना हो, ऑडियंसेस ओनली पुश टैलेंट। आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट आप स्टार उस बेसिस पे नहीं बनेंगे, या आपको कई सालों के लिए काम कंटिन्यूसली उस बेसिस पे नहीं मिलेगा इफ द ऑडियंसेस डोंट एक्सेप्ट यू। आपका क्या कहना है? India culturally, right, is about passing on businesses to the other generation, and there are many other countries like Italy has something similar, Greece has something similar. There are many countries जिसमें ये similarity है। अब ये है कि nepotism एक ऐसा शब्द है जो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हुआ है और पॉलिटिक्स से, बिल्कुल, राइट? क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा सप्लाई है एंड बहुत कम डिमांड है, बिल्कुल, राइट? सो देयर इज अ डिस्प्रपोर्शन। तो फिर मुझे क्या है, अगर मैं किसी को देखता हूं जो नेपोटिज्म है तो मुझे बुरा लगने लगता है। तो आई वांट समवन टू ब्लेम कि मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली, राइट? लेकिन अगर आपके पिताजी जनरल स्टोर चलाते हैं और आपको 4 और जनरल स्टोर खोलने हैं, तो वही इंसान जो बोल रहा है कि यार ये नेपोटिज्म है, अगर आपको एक्टर नहीं बनना होता या डायरेक्टर नहीं बनना होता और जनरल स्टोर खोलना होता तो आप अपने फादर के स्टोर में जाके बैठ जाते। बिल्कुल सही बात। दैट्स आल्सो नेपोटिज्म। आप अगर एक ऑटो वाले हो और आपका बेटा बोलेगा नहीं यार तू पैदल चल, नहीं यार तू मेरा ऑटो चला, तू 4 ऑटो और कर। नेपोटिज्म और द डेफिनेशन ऑफ नेपोटिज्म तो इज इन आवर कल्चर। अभी मैं आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आपने कोई 3 नए ब्रांड्स के साथ आप लेकर आ रहे हैं, कोलैब जी, इंडिया लेकर आ रहे हैं जी। तो वो किस तरह के ब्रांड्स हैं और क्या है? तो वो 3 ब्रांड्स हैं, राइट? एक फाइवरसेक है, जो सैंकसेक बेसिकली इट्स अ फ्रेंच अल्ट्रा लग्जरी ड्राई क्लीनिंग कंपनी। सो सारे आपके जो LV, प्राडा, शनेल गो टू फाइवरसेक एंड ऑफ कोर्स योर हाई एंड क्लोथ्स। अभी हमें एक्साइटिंग क्या लगा फाइवरसेक के बारे में कि हिंदुस्तान में 2.5 लाख करोड़ की मार्केट है लॉन्ड्री की। 2.5 लाख करोड़? 2.5 लाख करोड़, जिसमें 95% अनऑर्गेनाइज्ड है, जो धोबी घाट, जो मेड्स आती हैं घर पे पूरे देश में, और ओनली 5% इज ऑर्गेनाइज्ड, विच इज दी स्टोर्स। एग्जैक्टली। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया। बिकॉज क्या होता है, मैं इतना ग्रो करना चाहता हूँ ये बिजनेस में, बट क्या ये बिजनेस की उतनी ताकत भी है ग्रो करने की, राइट? जैसे मैं फिल्म्स भी बनाता हूँ, राइट? वी मेक फिल्म्स ऑल्सो। आई कांट मेक 30 फिल्म्स इन अ ईयर। मैक्सिमम यू कैन मेक इज 3, 4, 5. 5 is also, you know, but I'm saying because it's human intensive, right? There's talent, there's creativity. It's not a machine. Exactly. So films, you know, you can never, you know, take a films company and make it into a 2 लाख करोड़ का company. Exactly. वो scope ही नहीं है, बिल्कुल, right? But इसमें फाइवरसेक में वो scope है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ये
100 रुपए से लेके 50,000 करोड़ तो कुछ भी बन सकता है। तो ये बड़ी बात है, यानी आप इस जनरेशन को भी ये आप बता रहे हैं कि आप स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब आई फील नॉट जस्ट नाउ, जब मैंने काम करना शुरू भी किया था या हम दोनों आपने तो के पढ़ाई भी मैथ्स में की है ना? जी, पढ़ाई भी मैथ्स में की थी, तो तब से जो मेरा माइंडसेट है, एंड आई थिंक इंडिविजुअली जैकी का है, जैसे ही सेड कि हमारा करियर इतना शॉर्ट लिव्ड है, वो लक बाय चांस है, इट्स अ वेरी दिस अनसर्टेनिटी, जी, लक डिपेंडेंट है कि कल को आपकी फिल्में चल रही हैं तो कैसा काम मिल रहा है, कोविड हो जाए तो इंडस्ट्री रुक जाती है, चीज़ें, इट्स वेरी अनसर्टेन, बट हाउ डू यू मेक श्योर एंड इंश्योर योर सिक्योरिटी, and that is being smart about your investments, and I think both of us come from that school of thought कि हमको smart investments करनी है। So ये इस तरह से brands लाना, like he said, FiverSec बहुत interesting है। फिर हम ला रहे हैं इंडिया में Easy Gym, which is a 24 hours gym, state of the art facility, and UK and France में अभी ये chain है, and all you need is if you're a member of one Easy Gym, आप globally उसको access कर Okay. सकते हैं, आप जहाँ भी travel करें, आप 24 hours, so people say because we are so much into fitness and wellness, लोग बोलते हैं यार टाइम नहीं मिलता है। ये तो आपके दिल तो के बहुत करीब है, ये बात बहुत बताओ। करीब है, तो अभी ये 24 hours है, हाँ। आप बताइए टाइम कैसे नहीं मिल सकता है। सो यू नो, मेकिंग थिंग्स ईजियर, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईजी जिम इज एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल। एंड देन हम ला रहे हैं ब्लेंड्स कॉफ़ी, Okay. which is a Canadian coffee brand, जहाँ पर matcha was originally launched first time It was invented by Blends Coffee. first time in And the then world. the world started following the matcha latte, macchiato, Okay. and all of Cortado, that. ये Basically वो। matcha use करके अलग-अलग चीजें। Oh, great, great. So their hot chocolate is very popular, तो वो हम ला रहे हैं, that is starting, the first branch is starting from Chandigarh. Besides these three that we have just announced, और भी हैं, अब तो बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग तो, लेकिन ये Nuvana, कोशिश कर रहे you हैं। want to talk about अरे Nuvana? बहुत अच्छी बात है। Nuvana is a wellness clinic. Okay. एक स्टोर अभी खुला है कोलाबा में. The idea is to take it to at least 50 to 100 stores in the next 5 years. The founder of that is Dr. Rohan. Okay. He's a regenerative doctor. Okay. Because हम लोग हेल्थ और वेलनेस पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. सो बट होता क्या है, वी फेल्ट दैट, और हमें बहुत ऑफर्स आते थे, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ या इसमें इन्वेस्ट कर लो. वी ऑलवेज यूज टू फील कि यार यू नो हम एंथुजियास्ट हैं, बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टेल यू what to take. Exactly. I'm an enthusiast, I know my body really well. She's an enthusiast, she knows her body really well. But क्या ये qualified है इस पूरे रूम में किसी को भी सजेस्ट करने के लिए? No. There you need a doctor. Okay. And that's where Dr. Rohan caught our attention. कि यार हम अगर अपना नाम दे रहे हैं, रकुल और मैं अपना नाम दे रहे हैं कि यार वी आर पार्ट ऑफ दिस एंड प्लीज कम हियर, बी इट आईवीज, बी इट ऑक्सीजन थेरेपी, बी इट कोल्ड वाटर, दिस whatever you know stuff they have for their skin also. You need specialist doctors who are guiding you rather than enthusiasts. कि आप घुस गए, बहुत सारी जगह होता है, एक काम करिए, अच्छा आप आए हो, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, हाँ एक पाव भाजी दे दो, एक वड़ा पाव दे दो, Yeah, I ऐसा think तो नहीं हो there's no सकता ना. बिल्कुल. expertise. Wellness is not There's a la carte. Yeah, exactly. we found, हम लोग because इतना travel करते हैं for wellness specifically, we found there was a gap. जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत न्यूज आती हैं, he said you know IV से कुछ हो गया, जिम में लोग गिर गए. Yeah, yeah. It is not the problem of working out, and it is not the problem of taking an IV, but who is administrating what you are consuming. नहीं, मैं आज ही 1-1.5 घंटा पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि यार कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है कि? अच्छा, तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला मेरे एक दोस्त हैं दुबई में, उन्होंने कोई आईवी लिया और पता नहीं क्या कॉन्कॉक्शन था या क्या था, हिज ब्लड प्रेशर इज शॉट अप टू 154/100. Oh my God. एंड पूरे शोल्डर्स फ्रीज हो रहे हैं. सो आई कनेक्टेड टू डॉक्टर अपना रोहित. हाँ. एंड अगेन यही है ना कि यार अब आपने IV ले क्या लिया. ये आपको सूट करता है कि नहीं? Exactly, exactly. So either you have so much knowledge कि आप पूछ रहे हैं कि IV में क्या जा रहा है, क्या सोर्स है, कहाँ से सोर्स किया है, मेरी बॉडी का वाइटल्स क्या है, मुझे मालूम होना चाहिए, या फिर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं. अब मुझे ये बताइए कि हाँ, ये कहते हैं कि लोग देर रात तक जागते हैं, काम करते हैं, तो कैसे फिर We don't.
तो फिर ये जिम और ये सब चीजें कैसे नहीं, manage? मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी इनकी एक फिल्म आ रही है पति पत्नी और वो दो, ओके जिसका इनका एक नाइट शूट चल रहा था गाने का, ओके ठीक है। तो इन्होंने दोनों गाने मुझे night shoot। मुझे क्या कहा कि यार देखो, मैं तो सुबह 6 बजे आऊंगी हाँ। शूट खत्म करके, फिर 7 बजे क्या होगा कि तुम कर्टेन खोल दोगे तो तुम्हें डिस्टर्ब होगा, तो तुम नीचे गेस्ट रूम में सो जाओ, ठीक है। तो मैं बोला मैं पर्दे खोलूंगा तो मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा, डिस्टर्ब तो आप होंगी। बट मैं समझ गया, मैं नीचे गेस्ट रूम में सो But जाऊंगा। I think that you have to accommodate कि अगर night shoot है tomorrow, if he is producing something and he has a night shoot, or if I am shooting night, आजकल ज़्यादा मेरा night होता है, तो that understanding between the two of us also has to be there, right? But in general जो लोग कहते हैं मुंबई सोती नहीं है, I agree. I think हम दोनों का unless कोई ऐसा काम है which requires मतलब 12 us- बजे हमारे लिए लेट है, 12 लेट है, 11 we 11 are और in 12 bed. के बीच में। Yeah. आपको खाना बनाने का शौक है? नहीं, ये बिल्कुल बहुत नहीं। अच्छा बनाती है। मैं हाँ। पकाती हूँ खा इसको। नहीं, खाना बनाते हैं आप या नहीं? ये बहुत अच्छा बना सकती है चाय, अच्छा सिर्फ Maybe चाय। वो चाय भी भी डिप डिप नहीं- वाला। No, I don't. But ये मैं फिर भी बना सकता हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा आप Maybe- बना लेते हैं? डोसे का डो बना के दे नहीं। दिया तो तवे पे ये मैं भी कर सकती डोसा हूँ। मैं बना सकता हूँ, सैंडविचेस मैं बना सकता हूँ, बहुत सारी, बताइए। इनसे तो ज्यादा ही बना सकता सैंडविच मैंने तुमको बना के खिलाए थे, याद करो वो हूँ। दिन। नहीं 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 नहीं। Jax, be scared of God. No, I think I don't cook, but I understand food so well कि She only खाना looks. yeah, but खाना क्या होगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमारा, हाँ और सोर्सिंग और ये मुझे किचन में क्या चल रहा है पता होता है, बट आई डोंट कुक, आई डोंट हैव द टाइम टू कुक, राइट। आई डोंट एंजॉय कुकिंग ऑल्सो। आई थिंक मैंने हार्ट एंड हार्ट कभी बचपन में सीखी नहीं, इवन व्हेन माय फादर यूज्ड टू से, वाज बिकॉज इट्स नॉट समथिंग आई एंजॉय। नहीं, जब आप दिल्ली में थे तब भी अनहेल्दी फूड खाते थे तब से नहीं ही? नहीं, बिकॉज आई फील ये ना आई थिंक कम्स फ्रॉम माई फैमिली, बिकॉज मतलब दिल्ली में रहते हुए नो छोले भटूरा It एंड is ऑल? not about Delhi. It is about the upbringing I had as an army kid. Fitness was always important. yeah. हमारे घर पे कभी फिटनेस वॉज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हमारे घर पे कभी इन जनरल लाइफस्टाइल वाइज भटूरे या फ्राइड या ऐसा चीज़ें नहीं बनती थी। बहुत ही बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट होता था, लंच डिनर, तो वो हैबिट थी। कॉलेज में ऑफ कोर्स कभी आपने एक दिन छोले भटूरे खा लिए या, बट रोज़ जंक खाने का कल्चर कभी नहीं था। मैंने लाइफ में कभी से चिप्स का पैकेट जाके सोर्स नहीं किया कि आज मैं चिप्स खाऊंगी, यू नो। तो वो आदत कभी थी नहीं। मतलब माई पेरेंट्स स्टिल वेक अप एंड फर्स्ट थिंग दे डू टचवुड इज़ वर्कआउट एंड देन स्टार्ट देयर डे, तो वो मुझे वहीं से मिलता है। अच्छा, एक और सवाल आप दोनों से। मैं कोई पॉलिटिक्स के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जनरल सवाल है मेरा कि ये पॉलिटिकल खबरें देखते सुनते हैं आप, पढ़ते हैं न्यूज़ में देखते हैं, कोई इंटरेस्ट ज़्यादा- आपका रहता है या नहीं? इन जनरल मैं कोई किसी मुझे तो पॉलिटिकल खबरें पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। और रकुल आपको? बहुत सोचना पड़ रहा है। नहीं, मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बट मुझे मालूम रहता है ऑन द सरफेस क्या हो रहा है। लाइक ही लव्स टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ही Okay. एंजॉयज पॉलिटिक्स, ही फॉलोज पॉलिटिक्स। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ ओवरऑल एक अंदाज़ा होगा कि ये चल रहा है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट। तो अगर अभी आपके डैड अगर आप आए तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं? हाँ, बुला लूँ? हाँ बिल्कुल। तो हम लगातार रकुल प्रीत से बात कर रहे हैं, जैकी भगनानी से बात कर रहे हैं, और इस बातचीत के दौरान अब हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ वासु भगनानी साहब जुड़ने वाले हैं, नमस्कार। देश के जाने माने प्रोड्यूसर, और साथ ही साथ पूजा भगनानी जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। पूजा जी, आपका भी स्वागत है। यानी पूरा परिवार अब एक साथ है। वेरी गुड, यस। वासु, जब इस दौर की बातचीत आपसे मैं शुरू करूंगा, आपकी जो जर्नी है, इसको जब पढ़ा मैंने या सुनते भी आते थे, वो सचमुच अपने आप एक बॉलीवुड फिल्म से भी ज़्यादा वो दिखती है। तो इस फिल्म को आपने तो हकीकत में जिया है इसको। यानी एक 13 साल का बच्चा साड़ियाँ बेचता है और वहाँ कोई सपना देखता है, और वो सपने देखते देखते वो इतने बड़े हो जाते हैं और उन सपनों को साकार कर देता है इस माया नगरी मुंबई में। मैं चाहूँगा आप ज़रूर बताएं कि ये जो जर्नी थी, जो कोलकाता से शुरू हुई, दिल्ली होते हुए मुंबई तक कैसे पहुँची है? देखिए, 13 साल की उम्र तो बहुत कम है। बेसिकली अभी 65 का हूँ, 50 साल हो गए।
उस टाइम इतना पता नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, वो नसीब लेके आया एक्चुअली। और 13 साल की उम्र में रोड में साड़ी बेचने वाला 25 टका वाला अगर इधर तक पहुँचा तो वो अपने आप के लिए बहुत अच्छा है। बाकी तो ये यादगार रह जाएगी बच्चों के लिए, इनके बच्चों के लिए। नहीं, क्योंकि लेकिन ये बड़ी बात स्टोरी है कि कलकत्ता में आप जो साड़ी बेचते थे, आप फुटपाथ पे साड़ी बेचते हाँ जी, बेचते थे फुटपाथ पे। थे, और उसके बाद आपके मन में दिल्ली जाने का ख्याल कैसे आया? एक होता है कलकत्ता में हम लोग 4 भाई थे और कलकत्ता में थोड़ा स्कोप एक लिमिटेड होता था कि आगे और क्या करना है। तो सोचा एक भाई दिल्ली चले जाए, तो वो उस टाइम दिल्ली जाते ही मैं काम बैठ नहीं सकता वैसे फ्री, तो बैठते एक छोटा सा प्लॉट लिया और प्रीत विहार करके एक एरिया है दिल्ली हाँ में, जी, आपको प्रीत पता होगा। विहार जी। आनंद विहार, प्रीत विहार, जी। ये सब जितने विहार है वहाँ मैंने एक 2 विहार में सब 3 4 6 महीने में विला लेके प्लॉट लेके विला बना के बेच दिया। और फिर शक्करपुर में मेन रोड में एक VIP बिल्डिंग है, आज भी खड़ी है जी। वो बिल्डिंग मैंने खड़े बनवाई 4 महीने के अंदर। वाह। तो फिर वहाँ से लाइफ चालू हुई कंस्ट्रक्शन की। एक्चुअली कलकत्ता में हमारा काम कंस्ट्रक्शन का नहीं था, वहाँ साड़ियों का था। फिर वो करते करते बॉम्बे एक दिन होली में आए और फिर दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं दिल्ली की तरफ। नहीं, जब आप मुंबई आए दिल्ली से, तो क्या सोच के आपको लगा कि नहीं अब मुंबई में? जो फैक्ट है, देखिए ये नसीब का खेल है। मैं कभी नहीं सोचा था बॉम्बे शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि हम लोग कलकत्ता के लोग दिल्ली चले गए, बहुत बड़ी बात हो गई। फिर दिल्ली से जब होली के टाइम बॉम्बे में आया तो एक छोटी सी होटल है ओरिएंटल पैलेस जी। ये दोनों छोटे बच्चे थे, इन दोनों को लेके घूमते थे और कि पता नहीं यहाँ पे रह गया। और कंस्ट्रक्शन काम बिकॉज मैंने दिल्ली में सीखा था, तो शेर पंजाब सोसाइटी में प्लॉट नंबर 102 था। मैं बोला ये खरीदते, यहाँ काम चालू करते हैं। वो जो चालू किया वहाँ पे मैंने 12-15 बिल्डिंग उसी टाइम बना ली 3-4 साल के अंदर ही। फिर वहाँ से धीरे कंस्ट्रक्शन बढ़ाते गए। फिर ऑडियो कैसेट मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया। 10,000 पीस से चालू किया था, सेकेंड हैंड गंदा सा मोल्ड, पैसे लिमिटेड थे। और फिर वहाँ से वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी बन गई हमारी। 3 लाख पीस डेली का बनाते थे, जो इंडिया में आज तक न किसी ने बनाया है ना अभी बनता है। लेकिन उस दौर में मुंबई में काम करना बहुत मुश्किल था। मतलब तमाम चीज़ें हम सुनते हैं, अगर इतिहास में देखते हैं, अंडरवर्ल्ड, इधर ये प्रेशर वो प्रेशर, और उस वक्त में अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना कितना बड़ा चैलेंज उस वक्त? देखिए मैं सच्ची बताऊँ, मैं आज भी यही सुनता हूँ कि गोविंदा के साथ पिक्चर मत बनाना, बहुत तंग करता है, अंडरवर्ल्ड का काम था। मैं एक्चुअली बहुत क्वाइट आदमी हूँ, मुझे काम पसंद है और मैं काम करना ही जानता हूँ। मुझे आज तक किसी भी काम में कोई दुविधा नहीं आई। हाँ ये ज़रूर है कि मैं ये छोड़ दिया वो चालू कर दिया अपने मन से। मुझे टचवुड गॉड इज़ ग्रेट, हमेशा उसका एक प्यार और आशीर्वाद रहा है हमारे फैमिली पे, हम पर। ये हमारी माता श्री हैं पूजा जी, से इन्हीं के नाम पे सब रखते हैं जी। तो इन सब का प्यार और आशीर्वाद और भगवान का जेन्युइनली बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे फैमिली के ऊपर में। हमें इस टाइप का कभी किसी से मुलाकात या फिल्म लाइन में रहने के बाद भी कहीं हम लोग भटकने वाला काम नहीं हो पाया। जबकि पहली फिल्म जब बनाई थी हमारी मैडम ने बोला कहाँ फंस रहे हो पिक्चर लाइन में, लेकिन वहाँ से भी निकल आया 1-2। हालांकि पहली फिल्म जो आपने बनाई उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि आप देख गए तो मूवी देखने थे, लेकिन जब लौटे तो मूवी बनाने का इरादा आपने ठान बिल्कुल, लिया। ये बात सही है। मेट्रो सिनेमा था, आंखें पिक्चर थी, और मैं बहुत बड़ा, मैंने फिल्में बहुत देखता था। फर्स्ट शो जो है जुगनू मैंने कम से कम 100 बार देखी होगी। मुझे आज नहीं कहा ज़रूर बनानी है। 100 बार? हाँ, अब कभी बना पाए नहीं, एक्टरों से बात भी हो, पर कभी स्क्रिप्ट रेडी नहीं हो पाई। जी। आज नहीं कल जैकी बनाएगा ज़रूर। वहाँ से फिल्म लाइन का दौरा चालू, और घर आते ही मैंने कहा कि मुझे डेविड जी को साइन करना और गोविंदा को साइन करना है। और मैं थोड़ा इम्पेशेंट आदमी हूँ जी। जैसा मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी आपका इंटरव्यू कैसे ख़त्म हो। अच्छा। तो उसी तरह से मुझे कब डेविड जी को मिलना है, तो उसी पिक्चर रात को देख के और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डेविड जी और गोविंदा को लेके पहुंच गए, ये लीजिए पैसे और साइनिंग। तो उनको लगा ये और एक सिंधी आ गया, पैसे तो ले लो, बाद में पिक्चर देखी जाएगी बनती है कि नहीं बनती है। और वहाँ से चालू हुआ और मैं डेविड जी के पीछे पड़ गया फिर जी कि पिक्चर बनानी है, पिक्चर बनानी है। तो उसने बहुत मुसीबत का काम। सारी नंबर 1 फिल्में आपने बना डाली फिर? नहीं, पहले तो पहली नंबर 1 बनाई थी, उसके बाद फिर सारी बनती गई। पूजा जी कहाँ आपको मिले ये बताइए? वैसे तो ये बॉम्बे मिली, मैं काला कलूटा था, अभी भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ये एजुकेटेड लड़की है। ये लखनऊ से है, ये मुझे अभी लखनऊ पता से, वो चला। भी आपके सामने बोला इंग्लिश सब स्कूल से भी है, इंग्लिश कॉलेज से भी है। लखनऊ के बड़े जाने माने इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। और मैं 6वां मतलब फेल। वहाँ से पढ़ना अपने आप में बड़ी बात कही जाती है आज भी। तो ये हमको जब मिलने आई तो अंग्रेजी में बात करने लगी, मैं ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था, बिकॉज मैं 6वां फेल अंगूठे छाप आदमी हूँ। तो इसको लगा कि इस गधे से मेरी शादी होती है, उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे। Really? और कैसे हुआ था सच में इसी तरह का? हाँ, बिकॉज नहीं, मैं बताती हूँ।
कि हमने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है, मेरे मतलब मैं तो बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला माध्यमिक। माध्यमिक मतलब 10th होता है। तो मेरी वो जो थोड़ी इंग्लिश टाइप कज़न थी, उसने बोला कि इसको कुछ नहीं आता है, एजुकेशन में माध्यमिक बोल रहा है। तो हम लोग भी डर गए कि मतलब तो बस वही, तब से वो उस पर जोक बनाया। बेसिकली मैं 6th फेल था और 4 क्लास तो गया ही नहीं। फिर लगा कि माध्यमिक एक प्राइवेट कोर्स था 10th उस ज़माने को बोलते बंगाल में, माध्यमिक। 10th का, जिससे एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिल जाता है। अक्ल उस टाइम भी नहीं थी, पर उस सर्टिफिकेट के कारण ले लिया। तो मैंने बोला माध्यमिक बोलूँगा शायद शादी हो जाएगी, क्योंकि कैलकाटा के हम लोग थे तो वहाँ पे ये पढ़ाई लिखा की बहुत वैल्यू होती है कि आपकी एक नौकरी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, उसको लड़कियाँ मिलती है। बिजनेसमैन को उधर बिलीव नहीं करते हैं। जी। तो मैं बोला माध्यमिक ले लूँगा तो कम से कम एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, शादी करना भी ईजी हो जाएगा। इसने बेचारी ने बहुत रिजेक्ट करने की कोशिश की, पर इसके नसीब में मैं ही था, इसलिए इसको अरेंज ले लिया। मैरिज थी अब अरेंज था। मोहब्बत तो मेरे से कोई कर ही नहीं सकता था ना। 6वां फेल, काला आदमी, कैलकाटा का रह रहा है। ये जैकी बगले ने सुना है कि इतना हैंडसम, गुड लुकिंग, फर्क पड़ता है ना। देखिए लड़कियां मरती किस पे है? अच्छाइयों पे मरती है, और दिखता भी अच्छा ही है ना। और हमें कैलकाटा में रहना ना, गाड़ी अच्छे से है, पुरानी मोटरसाइकिल है ESD, वो भी सेकेंड हैंड, जूते चप्पल भी ठीक से पहनना नहीं आता था। किस्सा आपके बारे में जरूर सुनते हैं कि आपको अमिताभ बच्चन साहब से मिलने का बहुत क्रेज था आपको, और वासु भगनानी साहब ने आपको उनके साथ सीधे लंच के टेबल पे बिठा दिया। बताएंगे वो किस्सा हम लोगों को वो भी? क्या है, लखनऊ में एक्टर्स का बहुत ज़्यादा हाँ, क्रेज बहुत फिल्में देखते हैं लोग आज भी। बहुत। तो मैं हमेशा था कि अमिताभ बच्चन के घर जाऊं, या घर जब लखनऊ में थे तो देखने का था शौक। जी। फिर जब बॉम्बे में आ गए तो कोई हमारे फ्रेंड है, वो हर दिवाली में उनको मिठाई देने जाते थे। तो मैं उनको बोलती थी जब जाओगे तो मुझे भी ले चलना। तो बोला ऐसे कैसे ले जाऊंगा, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। इसकी शर्त नहीं थी, इसकी रिक्वेस्ट थी शादी के टाइम में, बिकॉज 20-21 साल के बच्चे लोग क्या करेंगे। तो इसकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे एक लंदन में घर चाहिए छोटा सा, बॉम्बे में एक 1 बेडरूम और बांद्रा में चाहिए, और अमिताभ बच्चन से मिलना। मैंने देखो अमिताभ बच्चन तो नामुमकिन है, रहा बॉम्बे और लंदन, वो मैं कोशिश करूँगा, बिकॉज मेहनत करूँगा पैसा कमा के, वो तो पैसे से खरीदने वाली चीज़ है, वो मेहनत करके मैं लेके ये इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी आपसे? जाहिर की, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम देखिए फिल्म लाइन का मुझे नॉलेज कहाँ से आएगा, जब एक आम आदमी जो है वो कैसे सोच सकता है। तो इसकी ऐसे इच्छा थी कि ये 3 चीज़ अगर आई विल बी वेरी वो हैप्पी। क्या हमारे एकदम फेवरेट सबके पूरे के तब अमिताभ बच्चन थे। और बॉम्बे में क्या, इसकी कोई आंटी रहती थी पाली हिल में जी। उसके घर में ये लोग सब 4-5 बहनें आके रहती होंगी हर साल या 2 साल में एक बार। तो कहा था कि अगर बॉम्बे कभी रहे तो मुझे बांद्रा में घर चाहिए। तो मैं जब अंधेरी में अपने बिल्डिंग में रखा तो बोला कुछ और करिए ना, हम लोग बांद्रा चले जाएँ, कुछ और करिए ना, बांद्रा चले जाएँ। तो इस तरीके से, इसलिए जब पहली बिल्डिंग मैंने बनाई उसका नाम पूजा कासा रखा था, जो जहाँ पे शाहरुख साहब रह रहे हैं अभी। दैट वाज द फर्स्ट बिल्डिंग पूजा कासा करके। वासु भगनानी साहब ये बताइए कि अभी हम लगातार रकुल से बात कर रहा था, मैं जैके से भी बात कर रहा था। आपने तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, मतलब हम लोगों ने उनको पर्दे पे देखा जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। और एक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि जो स्टारडम होता है कई बार वो परेशान भी करता है डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को। तो आपकी इस जर्नी में ऐसे एक्टर कौन से रहे? रकुल भी मुस्कुरा रही है, हालांकि दोनों एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं माशाल्लाह। देखिए मैं सच्ची बताऊँ, मेरा इस मामले में नसीब बहुत अच्छा रहा है। स्टार्टिंग से लेके, एक तो मैं फिल्मी कभी था नहीं, जब फिल्म पहली बनाई उसके बाद से लेके आज तक जितनी 50-55 फिल्में बनाई है, मेरा आज तक किसी एक्टर के साथ तनबन नहीं हुआ, कोई झगड़ा जटा नहीं हुआ, नथिंग। कभी कभी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बिकॉज फाइनेंशियल मैटर्स है, कभी स्क्रिप्ट ऊपर नीचे बात हो जाती है, लेकिन किसी के साथ ऐसा तकलीफ नहीं हुआ कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं झगड़ा करूँगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। लोगों ने गोविंदा को बहुत बदनाम किया, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा था। लेकिन कहते हैं कि गोविंदा जी ने तो आपको भी बहुत इंतजार करवाया है। नहीं देखिए, इंतज़ार की बात अगर आप करेंगे तो आज आप दिल खोल के सुन लीजिए, वो आदमी अगर आपको 6 घंटा इंतज़ार करवाता है तो आपके 24 घंटे बचाता भी है। अब एक गाना था हमारा हीरो नंबर 1 जी, वो 2-3 दिन का प्रॉब्लम चल रहा था, बैक एंड फोर्थ करके। बेचारा सुबह 6 बजे फ्लाइट से उतरा स्विट्ज़रलैंड से, मैं उसको ज़ुरिक में लेने गया था, 1.5 घंटा लगा बर्न आने में। रास्ते में उसने एक चालू शेव, जो 10 रुपये का जो शेव आता है उससे शेव किया, ये नहीं कोई महंगा शेविंग चाहिए। और 8:15 बजे पहला शॉट दे के शाम तक गाना ख़त्म। आज तक वो गाना सुपर डुपर हिट है। तू मेरा हीरो नंबर 1। कौन सा ऐसा एक्टर है दुनिया में, मैं हिंदुस्तान की बात करूं, कौन सा ऐसा एक्टर है हिंदुस्तान में जो इस लेवल का गाना और इस लेवल का काम करके
24 घंटे में गाना कंप्लीट करके दिखा दे, मैं गुलामी करूँगा उसकी। रकुल, ये मेरा सवाल वैसे यही था जो पूजा जी ने अभी जिक्र किया कि इतने एक फैमिली जिसकी एक लेगेसी है जी। बॉलीवुड में, उस परिवार में शादी होकर आना और एक टिपिकल इंडियन जो माइंड सेट होता है, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, एक परफेक्ट फैमिली है, हम एक साथ बैठ के आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपके मन में थोड़ा तो कोई संशय था, कोई डाउट था कि कैसे जेल अप होंगे, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? नहीं, आई डोंट थिंक संचय या डाउट था, बिकॉज इट वॉजेंट अ सेटअप वेयर मैं मॉम डैड से नहीं मिली थी पहले। आई थिंक जब जैकी और मैं मिले और फिर मैं घर आती थी तो मैं काफ़ी, आई थिंक शुरू में ही मॉम से मिल ली थी। फिर मैं लंदन भी गई थी तो मैं मॉम डैड्स के साथ हम लोग घूमते थे। तो एक 2-3 साल की जर्नी, 2 साल की जर्नी थी बिफोर गेटिंग मैरिड, तो एक फेमिलियरिटी काफ़ी आ चुकी थी और एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ चुका था। एंड लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि जो फैमिली वैल्यूज़ है ना, इट्स नॉट अबाउट कि बड़ी फैमिली है या छोटी। आई थिंक जो फैमिली वैल्यूज़ होती है, जो रिस्पेक्ट होता है, जो जिस तरह मॉम डैड का रिलेशनशिप है या जिस तरह मॉम डैड का रिलेशनशिप जैकी के साथ है, वो बहुत सिमिलर था इन मैनी सेंसेस, यू नो। तो मुझे बहुत कंफर्टिंग, आई एम नॉट किडिंग, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। हम अभी भी बोलते हैं कि लगता ही नहीं है कि शादी हो गई है, यू नो। एंड और मैं इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज मॉम डैड आर सिटिंग। आई थिंक आई टॉक टू मॉम मोर देन जैकी टॉक्स टू मॉम। ओह ग्रेट। कॉल करके जब वो आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं तो भाई हर 2 दिन में 3 दिन में आई विल स्पीक टू हर, या क्या हो रहा है क्या, बिकॉज वो कंफर्ट है जी, दैट शी हैज़ गिवन मी। अच्छा ये बताइए कि आप तीनों में से जब रकुल की कोई फिल्म आने वाली होती है तो किसको ज़्यादा टेंशन रहती है? टेंशन मॉम को रहती है। बहुत टेंशन रहती है। आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड कि जब दे दे प्यार दे रिलीज हो रही थी, आई थिंक मॉम और मेरी दिन में 2-3 बार बात हो रही थी कि अच्छा अभी इतना हो गया है, इतना ट्रेंडिंग चल रहा है, ये रिव्यूज आ रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, तो हम लोग बहुत एक एक्साइटेड और है। जैकी और वासु साहब? नहीं, डैड का ग्रुप पे चैटर था। डैड ने सीधा फिल्म देखी रात को एंड ही हैड द स्वीटेस्ट मैसेज कि यू नो यू हैव डन वेरी वेल एंड यू विल गेट ऑल द अवार्ड्स, यू शुड गेट ऑल द अवार्ड्स दिस ईयर। तो मतलब फॉर मी डैड इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। वो उतना बोल देना तो आपको समझना है कि ये एक बहुत अच्छा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, अदरवाइज डैड डजंट से। जैकी तो ऑफ कोर्स इज विद मी, तो यू नो हम लोग दिन रात डिस्कस करते हैं। ही ऑल्सो सीज मी स्ट्रेस्ड कि यार अभी कल रिलीज है, क्या होगा, पहला रिव्यू रिएक्शन, तो ऑफ कोर्स ही इज सीइंग द स्ट्रेस फर्स्ट हैंड। आपका क्या कहना है फिल्मों को लेकर? जब फिल्म आती है, अभी हम कुछ देर पहले लोगों से बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, जो अभी जनरेशन है वो इस बात पे भी तनाव हो जाता है कि मुझे इतने लाइक्स कम मिले। हमने ऐसे बड़े सारे हम लोग केसेस देखते हैं अपने ऑफिस में कि कोई डिप्रेशन में चला गया कि नहीं मुझे कम लाइक्स मिले। और जब ये इस तरह का दौर चल रहा है और वहाँ पर फिल्में रिलीज होना, उनका कलेक्शन कितना होना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? वासु साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता जब है? बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका 48 घंटा बोलिए, 7 दिन बोलिए, 15 दिन बोलिए, वो जो एक माँ को, बाप को, फैमिली को, सेम चीज़ पिक्चर से है। जब फ्राइडे को रिलीज़ होती है उससे 15 दिन पहले डेली पल्पिटेशन होता है, क्योंकि आदमी आँख से देखता है। जब पब्लिकली बात करता है यार तेरा तो कुछ हो नहीं रहा, उसको अब वो समझ में नहीं आता, उसको तूने इतना इजीली बोल दिया। उस बेचारी की जान है वो। फिल्म लाइन बिल्डिंग बनाना नहीं है, पैशन वाला काम है जी। रकुल को अगर आप समझिए कि आपने 5 करोड़ का फीस दे दिया और जिस दिन इसकी पिक्चर का कुछ होगा बोले मेरे 10 करोड़ मेरे से ले लो, पर मेरी इज्जत मुझे चाहिए, ये बड़ा अजीब बिजनेस है और किसी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। इसलिए जितने फिल्म वाले हैं ना जो इमोशनल है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, सिर्फ जो इमोशनल है उनको पैसे से कम प्यार है, पिक्चर से ज़्यादा प्यार है। उसका रीज़न ही यही है बिकॉज उनको अपने नाम पे बहुत फ़ख्र है। बहुत से ऐसे एक्टर थे, अभी भी हैं, जो जब पिक्चर लगने वाली होती थी तो प्रोड्यूसर को बुलाते थे, अरे यार तुम ठीक हो कि नहीं, तुम्हारा तकलीफ सुनी है, ये करो, मैं अपनी जेब से देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। क्यों करते हैं? आपने किसी धंधे में नहीं सुना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसी धंधे में होता है। तो ये एक प्यार है। इस इंडस्ट्री में लोग जो आते हैं, अगर वो पैशनेटली आते हैं, नुकसान फ़ायदा तो नसीब है। कोई बहुत कमा ले, मेरे से गधे को जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिक्चर मिल गए तो औरों को भी मिली होगी। ये एक नसीब है। लेकिन हम पैशनेटली फर्स्ट डे से रुके हुए हैं। पहली पिक्चर मैंने जब 94 बनाई थी तभी मैं 365 दिन काम करता था, आज भी 365 दिन करता हूँ। मुझे और कोई काम बोले मैं करूँगा नहीं, सोता रहूँगा, लेटा रहूँगा, बट जैसे ही मेरा काम चालू होगा मैं 48 घंटा 1 फुट पे रहूँगा। जैकी भी वैसे ही है, रकुल भी वैसी है, सुबह 4 बजे उठ जाएगी, ये भी ऐसी है।
तो जितने भी लोग होते हैं इनको पैशन के हिसाब से आप भी जो काम कर रहे हैं, अगर आपको किसी एक अच्छे इंटरव्यू किसी की ज़रूरत होगी, आपको 3 बजे भी बुलाया जाएगा, तो ये सब जो है ना एकदम ऐसे अलर्ट हो जाएंगे, आम दिन में नहीं होंगे। ये लाइन का काम ही यही है। और सिर्फ ये एक वाशु भगनानी नहीं, वाशु भगनानी की पिक्चर में अगर 400 टेक्नीशियंस हैं, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग स्पॉट बॉय, वो भी मेरे साथ एक टाइम में खड़ा रहता है। आप सोचिए 4 बजे जब एक्टर फर्स्ट शॉट लेता है कहीं भी जाके कि सुबह सूरज उगने वाला है, वो 4 बजे होटल से निकलते हैं, 300 आदमी, चाय कब बनती है, खाना कब खाते हैं, नहाते कब है, और 4 बजे निकल के 5:30 बजे पहुंच जाते हैं। इट्स नॉट ईजी। बड़ी बात। इसीलिए इस काम को ना मेरे हिसाब से बहुत अवार्ड्स मिलने चाहिए और रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो नहीं मिल रहा है हमें किसी को भी। हमारे जितने फिल्म वाले हैं, आपने देखा होगा, ये बहुत बुरी बात बोलने जा रहा हूँ मैं, बेचारा लास्ट दिन तक, मौत के एक दिन पहले तक का उसको कोई 10,000 रुपये नहीं देता है। जिस दिन मौत होती है, फोटो आ जाता है जब मीडिया में, उसकी वैल्यू बन जाती है। लोग बोलते हैं मेरे को बोलते हैं मैं लाखों दे देता है, यार मैं लाखों भेज दूँ क्या? तो ये बैड लक है एक्चुअली, ये बदनसीबी है फिल्म वालों की। सबसे ज़्यादा मेहनत फिल्म वाले करते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री में स्वयं कोई आदमी काम नहीं करता है। स्वयं या तो उसका स्टाफ करेगा, या ऐसी फिल्म लाइन एक है जो टॉप टू बॉटम तक खुद काम करते हैं। चाहे वो एक्टर को साइन करना है, चाहे कैमरामैन का साइन करना, कहीं पैसे की तकलीफ आती है, बिकॉज होता ही है। ये बिज़नेस ही बड़ा अजीब है। हम भी इसके थ्रू गए हैं, हमने भी अगर 30 साल गुजारे हैं तो अच्छे भी गए, बुरे भी गए, और आ भी गए, निकल भी गए, क्योंकि हम लोग को काम करना आता है और किसी का हमको पैसे खाना नहीं, आज निकल दे देना है, और ये बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस को एक्चुअली एक अलग सपोर्ट मिलना चाहिए हिंदुस्तान के तरफ से, बिकॉज ये बहुत बड़ी शान है। आज आप बड़े से बड़े आदमी का मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े से बड़े आदमी को आप खड़ा कर दो, सूट पहन के खड़ा कर दो, शायद उसके रिश्तेदार उसको जानते होंगे, लेकिन एक छोटे से छोटे एक्टर को खड़ा कर दीजिए, उसको 1000 आदमी जानते होंगे, लाख आदमी। लेकिन वासु साहब ये बताइए कि एक्टर को इस्तेमाल तो पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, राजनेता भी करते हैं, लेकिन जब शोहरत की बात आती है तो शोहरत को के बदले में कुछ देना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता, वही तो बता रहा हूँ, मुझे वही तो दुख है। आज मैंने 55 फिल्में बनाई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, खुद इंडस्ट्री या पॉलिटिकल सिस्टम? देखिए, किसी को जिम्मेदार ठहरा के फ़ायदा नहीं है, वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको। इसलिए जिम्मेदार ठहरा के फ़ायदा नहीं है बिकॉज ये बहुत बड़ा देश है, कौन किसके लिए संभालता रहेगा। यहाँ इंश्योरेंसेस होने चाहिए। ये जितने भी लोग हैं, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल ये होना चाहिए कि स्पेशली फिल्म लाइन में जो भी आदमी काम करता है, आपको पता है जितने आपकी पूरी टीम है, इन सबको इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता होगा, और आता भी को तो कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। बिकॉज इनको दिमाग में कि मैं यही करूंगा। हम लोग भी और कोई काम नहीं कर सकते। और अगर आप सोचिए, इनको अगर 15 दिन काम नहीं मिलेगा तो उनके घर पे खाना कौन पहुंचाएगा? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे एसोसिएशन को सोचनी चाहिए, हमारे फिल्म एसोसिएशन को सोचिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या GST ले रहे हैं तो हमें एक 10% इनको देना चाहिए, या कुछ न कुछ करना चाहिए। क्यों मरे यार, जान दे रहे हैं, उनको कुछ आता ही नहीं, वो एंटरटेन कर रहे हैं हिंदुस्तान को, और वो अकेला एंटरटेन नहीं कर रहा है। क्यों खाली, मैं बोलता हूँ खाली एक प्रोड्यूसर क्यों, एक एक्टर क्यों, एक डायरेक्टर क्यों? 2 साल पहले मेरी ऐसी हालत खराब, मुझे नहीं पता मेरा क्या हो गया, एकदम डार्क हो गया था। गॉड हैज में वेरी कैन, में वापस आ गया, पर मेरे ऐसे जो और लोग जो नहीं आ पाए उसका क्या जी? मुझे तो उनका सोचना है ना। तो और मुझे बहुत दुख होता है जब आदमी को दिखाते हैं अरे ये 72 का हो गया, अरे यार, फिर उसका दिखाते 4 दिन पहले वो सबके पास गया, किसी ने पूछा तक नहीं, चाय तक नहीं पूछी, गाड़ी का दरवाज़ा तक नहीं पूछा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या एक एसोसिएशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अभी पॉलिसीज़ निकलती है। अभी महाराष्ट्र में हमारा फिल्म लाइन इतना फेमस है, स्टूडियोज़ है, फिल्म स्टूडियोज़ है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक फिल्म लाइन में अगर समझिए 1 लाख आदमी है तो उनको 1 लाख घर हाउसिंग बनाना चाहिए, और उनको 50 साल का एक वो दे देना चाहिए कि आप 1000 रुपये या 2000 रुपये 3000 रुपये पर मंथ दे के या फ्लैट का पैसा देते रहिए। इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट ही तो करना है। आज मिलता है ना 275, 300 फुट, 3500, जो भी इसके जो SRA के फ्लैट्स होते हैं। आपने बहुत बड़ी बात आपने कही। एक IAS एसोसिएशन होती है, वो अपने लोगों के लिए ही करते हैं, रियायती दरों पे प्लॉट लीजिए, फिर वहाँ पे बिल्डिंग बनाइए। हर सेक्टर में ये चीज़ होती है, लेकिन इस सेक्टर में नहीं है जो सबको एंटरटेन करता है। अभी हमारा एक एक्टर था जो बताया तकलीफ में, जैसा भी था उसकी गलती क्या थी, अब वो गलती से गया, उसको 2-2.5 करोड़ भरने थे जी। सब खड़े हो गए, ऐसा लग रहा कि कम से कम 50 करोड़ मिलने वाला, मिला कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए खड़े हो गए। तो ऐसे क्यों, ज़रूरत क्या है? इससे अच्छा एसोसिएशन खड़ी होनी चाहिए। और करना कि एक ज़मीन बनानी है जी, फिल्म सिटी जैसी एक ज़मीन बनानी है, और वहाँ पे 100 बिल्डिंगें खड़ी करनी है, और उनको खाली फैसिलिटी देना है। फिल्म वाले आप भागते नहीं, कोई फिल्म वाला चोर नहीं, मैं आपको बता दूं।
जी। वो बहुत दिलदार होते हैं, क्योंकि उनको पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। एक कैमरा मैन अगर नॉर्मल काम करेगा उसको 25,000 मिलेगा, अगर वो फिल्म लाइन से करेगा उसको 2 लाख मिलेगा। तो वहाँ से वो 10-10, 20-20 हज़ार करके अपना फ्लैट लेगा, बच्चे के लिए कुछ करेगा। तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। कर ले तो मुझे लगता है आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने बहुत सोचा किया, लेकिन मैं अकेला कर नहीं पाया। बट अगर आप अपने माध्यम के द्वारा, चाहे वो दिल्ली के द्वारा या महाराष्ट्र के द्वारा, जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे फिल्म लाइन हो, बिल्कुल, हम ये ज़रूर सवाल पूछेंगे वासु भगनानी साहब। ये ज़रूर कराइए। बिल्कुल। और खाली फैसिलिटी चाहिए 50 साल की, फिर भले वो 2 साल में पैसा दे दे। और एक गंदी बात बोलूँ क्या, हाँ जी, एक्टर का 2% पैसा काट के दे डालना चाहिए। 2% पैसा काट के। टीडीएस कटता आप ना, सुन रहे हैं, आप तैयार हो इसके लिए? आई एग्री। टीडीएस जो होता है ना, जैसे उन्होंने वैसे एक्टर बोला, एक्ट्रेस नहीं बोला। ये correct कर दीजिए, एक्ट्रेस की बात है। को- एक्ट्रेस को मिलता ज्यादा कुछ नहीं है, बट आई एग्री 2%। नहीं, देखिए एक्टर का मतलब सिर्फ एक्टर नहीं हुआ, जितने भी एक्टर है डेल्टा जी, उसको पैसे मिलते हैं। देखो पैसे किसको मिलता है? हाँ। आज आप सुनते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, इस बेचारे को कहाँ मिलता है किसी को? ये तो खाली नंबर ही गिनते जाके घर पे। इनको तो वही मिलता है 8,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? एक्टर्स जब पैसा आता है वो टैक्स तो भरता ही है। जी। आज हर एक्टर 40%, 30% फुल टैक्स में है, उस टैक्स का अमाउंट दे दे। या गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर दे कि एक्टर का जो 40% आ रहा है वो 5% पूरे यूनिट को जाएगा, बिकॉज यूनिट काम कर रही है। 400 आदमी काम नहीं करेगा तो एक्टर काम कैसे करेगा? बिल्कुल। वो तो आता है सच, जैसा मेरे को आपने बैठा दिया, आया नीचे, मैं तो बोला आप आ रहे हैं, आज नए कपड़े बीवी ने दे दिए, जूता भी बोला मैचिंग पहन लो, आप तो वैसे ही आ गए। तो एक्टर को तो फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो सब तैयार हाथ खाने पे खाना भी बना हुआ तैयार मिलता है। वासु भगनानी साहब, सच में मज़ा आ गया आपकी बात सुनकर। मतलब मैं तो फिल्मों में बात कर रहा था, लेकिन आपने तो पूरे देश भर की बात की और ख़ास तौर पे इंडस्ट्री को एक नए पर्सपेक्टिव से आपने बात कही। और आई एम श्योर, मैं आपको बल्कि श्योरिटी दिलाता हूँ कि हम लोग ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। ये 2% और आप जिस दिन करा ये देंगे सवाल ना, पूछेंगे आपको मैं ज़रूर आप तक ये बात भी पहुँचाऊंगे। हमने ये सवाल 2% करा दिए तो मेरे को बहुत खुशी होगी। सर 200 आदमी की जेब से पैसा निकलता है और 2 लाख आदमी घर पैसा पहुँचता है। इससे बड़ी यूनिटी है ही नहीं हमारे पास। कितने 2 लाख आदमी ज़्यादा नहीं होंगे, कितने होंगे? सेलिब्रिटी कितने होंगे ऑल इंडिया में? बिल्कुल सही, 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। बिल्कुल। तो वासु साहब, कभी कोई किसी ने आपको कहा कि पॉलिटिक्स में जाइए या चुनाव लड़ लीजिए? मैं देखिए, मैं आपको बताया, नहीं, सीरियसली पूछ ये रहा हूं। पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, मैं 60वां फेल हूँ, मैं पी तक नहीं पहुँच पाया, तो पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मेरा बेटा है, उसकी मैंने पिक्चर देखी थी यंगिस्तान, उसने बहुत अच्छा और ये पॉलिटिक्स समझता भी है, ये समझता भी है और अच्छा भी है। उसकी पिक्चर देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उस टाइम बहुत छोटा था एक्चुअली जी। कि ये बहुत मैच्योर रोल उसने कर लिया। हाँ, बहुत मैच्योर रोल किया था। आज ये अगर करता तो शायद मुझे वैसे नहीं, पर उस टाइम में बहुत यंग था, आज से 10-12 साल पहले इतना बड़ा रोल निभाना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। पर इसने इसलिए किया कि इसके माइंड में वो चीज़ें चलती है, मैं नहीं चला सकता हूँ। मैं बता रहा इम्पेशेंट आदमी हूँ और पॉलिटिक्स में आपको बहुत सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। सर, आपको क्या पसंद है? पहाड़ पसंद है, समंदर पसंद है? पूजा जी के अलावा मुझे अच्छा, तीसरी चीज काम पसंद है इनको। सिर्फ काम 17, 18, 20 घंटे काम करा। तो आपको घुमाने बेसिकली लेबर हूँ, इसका मतलब ये आप समझ गए ना। जी। औरत को हमेशा आदमी से प्रॉब्लम, आदमी को हमेशा औरत से प्रॉब्लम। ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन इधर सामने जो आदमी औरत उनको कोई प्रॉब्लम नहीं एक दूसरे अभी से। इन्होंने काम किया अभी नहीं तो है, बच्चे हैं ना, शुरुआत, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, 2 साल भी नहीं हुआ साल है, हुए। अभी तो बहुत टाइम है ना। नहीं, अभी इनका देखिए कि अभी मैं अगर अमेरिका न्यूयॉर्क गया तो न्यूयॉर्क में नहीं, अगर लोकेशन 2 देखने दिन- गया, डेली शाम को ना बाहर खाना खा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, इसको और घूमना किसको बोलते हैं? वो वैसा घूमा। नहीं, फिर भी कुछ तो कसक है। नहीं, अब देखिए मैं नहीं, इतना बड़ा पर ये व्यापारी है तो कि नहीं कि अगर- मेरे पूरे दुनिया में बिजनेस है, पूरे दुनिया में बिजनेस हो ही नहीं सकता। हम नहीं, लोग एक अगर मिडिल एक क्लास फैमिली में एक बिजनेस है बॉम्बे में जो कंस्ट्रक्शन का। अगर हम बॉम्बे से बाहर कहीं भी जाते हैं तो हमको बाहर खाना है, बाहर घूमना है, बाहर। अब वो मन का तसल्ली नहीं है अगर कि हम घूमने आए हैं कि इनके काम के लिए। अभी अगर मैं कहीं गया हूँ 2 घंटा काम भी कर रहा हूँ साथ में, तो अच्छी बात है ना। आई थिंक व्हाट मॉम मीन्स इज कि हाँ, आप बताइए। 100% हॉलीडे। कि आप और कुछ काम मत करो, डोंट वेक अप फॉर वर्क, वेक अप आराम से, फिर चाय पियो, फिर बैठो, विच इज़ अ प्योर। और फोन कॉल मत लो वो 2 दिन, यू नो। आई थिंक दैट्स व्हाट मॉम मीन्स। बट हमने अभी रिसेंटली की थी मॉलडीव्स में वो हॉलीडे, लेकिन उनकी लिस्ट में वो भी नहीं है। अभी नहीं, अभी तो 1-2 बार गए हैं, लेकिन मतलब कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत घूमा है, बहुत पूरी बेस्ट रेस्टोरेंट में गए, बेस्ट खाना पीने गए, बट काम के साथ। बस अब आखिरी सवाल है मेरा ये,
जो अभी जो नई जनरेशन है इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी मैंने जैकी से भी बात की थी कि एंग्जाइटी, फोमो, तमाम तरह की चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे इनको आपकी, क्योंकि आपने वो दौर देखा, मतलब आपने नीचे से उठे ऊपर आए, फिर वो दौर देखा, फिर से ऊपर उठे, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कहना चाहेंगे जेन ज़ी को, आपका क्या मंत्रा होगा? खुद से बात करे, खुद का डिसीजन ले, किसी और पे न सोचे न देखे। आजकल क्या हो गया, इतना प्रॉब्लम हो गई डिजिटल, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। ये यंगस्टर कोई भी समझने को तैयार नहीं है। जब तक अपने आप को ठीक से नहीं देखता, उसको लगता है अरे ये 10 लोग देख के क्या, अपने आप देखो जो मैं कर रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ। लोग आपको अच्छा लाइक करके भेज रहे हैं, लोग क्यों भेज रहे हैं आपको नहीं पता है। आपको चढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए भेज रहे हैं। और अगर किसी ने गलत लिख भी दिया, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? Exactly. सही बोला तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे घर में कोई आटा नहीं भेजने वाला है। आपको अपने घर का आटा खुद बनाना है। तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू सी योर सेल्फ। इफ़ यू आर गुड, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ये यंगस्टर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया है। जैसे पहले के एक्टर थे वो खुद सुनते थे, अभी कहाँ एक्टर सुनते ज़्यादा, अपने सेक्रेटरीज को बोलते सुनाने के, पिक्चर उसको बनानी है, इनको बनानी है। तो वंडरफुल, बहुत बड़ी बात आपने की। आपको एक्टिंग करनी है। अभी आपको यहाँ क्यों बैठा है? बिकॉज आप इसमें अच्छे होंगे। अगर किसी और को इधर बैठाया जाता तो फ़ायदा क्या? काम तो आपको करना, आपके पूरा होमवर्क आपके पास है कि वाशु कौन है, जैकी कौन है। पर ये क्या है, ये डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं, एआई के थ्रू क्या कहाँ होने वाला है। बट कितना भी एआई होगा, आदमी आदमी ही रहेगा, मरेगा भी, जिंदा भी रहेगा, चलेगा भी। तो उसको करना है जो भी है। एआई तो क्रिएटेड है। तो अगर आपका अंदर का कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बिल्कुल। रकुल, योर टेक ऑन एआई? I think purely as an actor and as a woman, I think we see AI has its boons. जैसे हर चीज़ का एक boon है, एक bane है. The boon is of course technology wise, it's great, it's helping in the medical system. But I feel as government, there need to be certain guidelines for AI, because social media पे जिस तरह से AI use हो रहा है, and because we are in the public space, a lot of times you are you fall prey to it. And I think there need to be rules and regulations and controls on social media कि हर किसी के लिए accessible नहीं होना चाहिए. Because a lot of misuse, you've heard about actors talking about deep fakes and I think that is very disturbing as a woman, as a girl, and even not being an actor, any girl, right? आज AI के use से कोई भी किसी की भी वीडियो बना सकता है और डाल सकता है. I think there need to be some guidelines to keep that in check. रघुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिंगाबाद से बात करने के लिए। जैकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वासु साहब, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, इन दोनों से बात करके भी मज़ा आया। लेकिन जो बातें आपने कही वो सचमुच, उसमें एक विजन है, एक थॉट है। और मुंबई में भी कोई इस तरह की बात इस फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के अगर सोचता है तो खुशकिस्मती है इस इंडस्ट्री की। तो जिंगाबाद की इस खास पेशकश में आज इतना ही। एक बार फिर से दोबारा से मुलाकात होगी, एक और नए किसी परिवार के साथ बात करेंगे, उनके विजन को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी सफलता के बारे में जानेंगे और उनकी असफलता के बाद फिर से सफलता की कहानी भी जानेंगे। नमस्कार।